वंदे मातरम। आज हम देखेंगे आधुनिक सिद्धांत, देखेंगे लागत लाभ विश्लेषण का जो परियोजना के मूल्यांकन है। ठीक है, अब इसमें हम देख लेंगे सबसे इसमें दो प्रकार का है। हमने इसके पहले बता दिया है कि एनपीवी मेथड है, जिसे हम नेट प्रॉफिट नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड बोलते हैं, और आईआरआर मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, और इसको हिंदी में शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि या आंतरिक प्रतिफल की दर विधि उसको बोलते हैं। अब देखिए, इसको निकालने का जो तरीका है वो सबसे, हम इसको पूरा आसानी के साथ बहुत ही इजी वे में आपको समझाएंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबको एक साथ लेके चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एनपीवी मेथड। ठीक है, बहुत ही इजी है एनपीवी मेथड। ठीक है, सबसे बहुत इजी है। आप इसको 4 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला है लागतों एवं आगमों की गणना। ठीक है, आगम प्लस लागत की गणना, अर्थात रेवेन्यू एंड कॉस्ट की जो प्रत्याशित गणना है, क्योंकि हम संभावित ही देखेंगे, क्योंकि जो निवेशक जांच कर रहा है वो अभी मतलब इंडस्ट्री स्टेब्लिश नहीं किया, अभी वो सोच रहा है ना, तो उसके पहले इस सैद्धांतिक विश्लेषण कर रहा है कि अगर 10 साल हो तो आखिर कैसा हो कि हम उसमें निवेश करें, वो अनुमान लगा रहा है। तो देखिए उसमें क्या करेगा, तो संभावित आगम और लागत की गणना सबसे पहले करेंगे। ठीक है, अब इसको कहाँ से करेंगे, तो जो नगद प्रवाह विश्लेषण है उससे करेंगे। हमने इसके पहले चर्चा की है कि सारणी बनता है नगद प्रवाह विश्लेषण की, तो उसी से करेंगे। अगर कोई परियोजना 10 साल का हो तो हम उससे लेंगे, 8 साल का हो तो भी उससे लेंगे। ठीक है, कोई भी परियोजना हो तो उस नगद प्रवाह विश्लेषण से आगम और लागत की गणना करेंगे। दूसरा क्या होगा कि हम इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, अर्थात आगम और लागत की क्या निकालेंगे, वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य निकालेंगे, वर्तमान मूल्य। ठीक है, तीसरा क्या होगा कि प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जैसे पहले तो आगम और लागत की, उसके बाद फिर शुद्ध वर्तमान मूल्य। शुद्ध वर्तमान मूल्य मतलब, इसका मतलब ये होता है कि आर माइनस सी इक्वल टू जो प्रॉफिट होता है, इसी को हम निकालेंगे। इसी को हम बोल रहे हैं शुद्ध वर्तमान मूल्य। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इन सबका आर माइनस सी है। अब हम देखेंगे इसका मूल्यांकन करेंगे, बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, योजना का मूल्यांकन। अब सबसे पहले आगम फर्स्ट स्टेज हम यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट स्टेज। ठीक है, ऐसे फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं कि आगम और लागत की गणना हो गई, कि मान लीजिए 10 साल का परियोजना है और फिर लागत 5 लाख रुपया लागत लग रहा है, तो इस तरीके से अनुमान लगा के यहाँ जो भी निवेशक है वो ऐसे कर रहा है। ठीक है, दूसरा अब उसका वर्तमान मूल्य निकाल रहा है। ठीक है, वर्तमान मूल्य कैसे, मान लीजिए 10 साल का है। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य कैसे निकालेगा, देखिए पीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पे जो आगम है यहाँ पे कैसे माना गया, देखिए आगम इक्वल टू, आगम को हम कैसे दिखा सकते हैं सर, आर से दिखा सकते हैं, और कास्ट को सी से दिखा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो आर को मान लीजिए कि पहले साल का R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है। ठीक है, मिलने वाला रेवेन्यू अगर 10 है तो हम लास्ट में 10 कर देंगे। लेकिन हमको तो ये सभी परियोजना के लिए चाहे कितना वर्ष है उसके लिए लागू करना, तो हम इसे आर्यन लिख देंगे। सी के लिए जो कास्ट है, इसके लिए मान लीजिए पहले साल का सी। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम C0 लिखते हैं। C0 क्यों लिखते हैं कि जो निवेशित पूंजी का जो प्रारंभिक लागत है, इसे स्टेब्लिशमेंट कॉस्ट बोलते हैं, तो वो जरूरी है। ठीक है, तो उसको भी हम इसमें लेते हैं। तो C0, उसके बाद C1 प्लस C2 प्लस C3। तो लेकिन जो C0 है केवल एक बार यूज होता है, इसीलिए हम केवल एक बार लिखेंगे। लास्ट में अगर 10 साल का है तो आप R10 लिख सकते हैं, नहीं तो RN चाहे कितना हो भी, C10 लिख सकते हैं, नहीं तो CN। ठीक है, अंतिम कास्ट को बता रहा है। ठीक है, अब हम इसका प्रेजेंट, दूसरा स्टेज, सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे, अब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब इसका अगर कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अब पीवीआर निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेवेन्यू। लेकिन पीवीआर निकालेंगे कैसे, दिक्कत ये आई कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए 10 साल की कोई चीज है, तो उसका प्रेजेंट आज हमको कैसे पता चलेगा कि 10 रुपये, मान लीजिए जो आज 10 रुपया चीज है, कैसे पता चलेगा कि हमको 10 साल बाद वो 100 रुपया हो जाएगा। फिर कोई मतलब बट्टे की कोई दिक्कत तो हो, कोई संभावना तो हो कि हम उसको व्यक्त कर पाए। तो उसके लिए बट्टे के रूप में हम क्या करेंगे, आर को लिया गया है, आर को लिया गया बट्टे के रूप में। किस प्रकार से, देखिए कि अगर मान लीजिए आर मतलब ब्याज दर, तो मान लीजिए जैसे जैसे ही ब्याज दर बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ब्याज दर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो मुद्रा का मूल्य वो कम हो रहा है। तो मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है, अर्थात जो आज 5 रुपया मिल रहा है वो 10 साल बाद कितने मिलेगा, 100 रुपये में या 500 में मिलेगा। तो आज आर बस वही बता रहा है। ठीक है, अब देखिएगा उसी के रूप में ये गणना हो रहा है। तो
PVR है ना। अब देखिए, तो हम बट्टे के रूप में लेंगे इसको R1 अपान 1 प्लस R1, ठीक है, प्लस R2 अपान पहले साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए R2। अब इसी तरह से लास्ट तक RN अपान 1 प्लस RT, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ R निकल गया, ठीक है। अब जब अंततः ले जाएंगे, मतलब अंतिम तक जब निकालेंगे जितना हो, अब इसको लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन करेंगे सबका, जितना है सबका समेशन करेंगे, और फिर लिख सकते हैं RT अपान 1 प्लस RT। एकदम ईजी है, ठीक है। अंत में आप इसको ऐसे लिखेंगे। दूसरा जो व्यक्त करने का तरीका है वो है PVC, मतलब PVC प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट का भी करना होगा। तो इसमें आप C0 बता ही दिए, C0 क्या होता है, उसके बाद फिर C1 अपान 1 प्लस R1, और इसी प्रकार से C2 अपान 1 प्लस R2, ठीक है, प्लस CN अपान, मतलब डैश करके आप यहाँ पे डैश करें, फिर CN अपान 1 प्लस R पर N, ईजी है, ठीक है। और फिर जिस प्रकार से इसको हमने लिखा है उसी प्रकार से यहाँ पे PVC इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, समेशन अपान CT अपान 1 प्लस RT। ईजी है, एकदम एकदम ईजी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। अब हमने निकाल लिया है, ठीक है, जिस प्रकार से हमने दिया है कि आगम और लागत का वर्तमान मूल्य निकालना। अब जो इसके अलावा जो स्टेप है वो क्या है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य को हमें निकालना है, ठीक है। अब शुद्ध वर्तमान मूल्य को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए एकदम ईजी है। R इक्वल टू क्या होता है, देखिए शुद्ध वर्तमान मूल्य निकालने के लिए, ANPV निकालने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे है ना RT अपान 1 प्लस RT, और फिर माइनस, जैसे मान लीजिए कि हम मानते हैं कि RT माइनस R में से जब C घटाते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है, तो बस वही प्रॉफिट निकालना है, शुद्ध वर्तमान मूल्य उस परियोजना का शुद्ध वर्तमान मूल्य, तो बस यही होगा। अब देखिए, अब दोनों में ये कॉमन है, तो अब इसको हम बाहर ले लेंगे, और फिर यहाँ पे देखिए आप इसको CT ऐसे लिख देंगे, और फिर यहाँ पे 1 प्लस R पर T लिख देंगे, ठीक है। अब इतना इसका बराबर क्या हो गया, NPV वैल्यू। अगर ये जो फार्मूला है NPV वैल्यू आप इससे निकाल, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उसमें अगर उसमें प्रारंभिक लागत न बताया हो, कोई परियोजना है लेकिन उसमें प्रारंभिक लागत न बताया, चूंकि हमने अगर उसमें प्रारंभिक लागत अगर बताएगा तो आप उसको जोड़ेंगे भी सी के कास्ट के निकालने के साथ साथ, लेकिन अगर नहीं निकाला गया है तो उसको नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अगर उसी प्रकार से अगर इसमें प्रारंभिक लागत दिया हो, प्रारंभिक लागत मतलब किसकी बात हो रही है, C0 की बात, तो इसमें क्या करेंगे, तो जैसे ही ये वैल्यू होगा, ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, NPV इक्वल टू समेशन ऑफ RT माइनस समेशन ऑफ CT, और उसके साथ एक चीज करेंगे वो है कि 1 प्लस R पर T और माइनस C0 कर देंगे। अर्थात नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए अगर प्रारंभिक लागत दी गई है तो उसमें से उसको हम घटाएंगे, ठीक है, क्यों, ठीक है, घट गया। अब NPV इक्वल टू कितना हो गया, ये फार्मूला, अगर प्रारंभिक लागत दिया हुआ है तो। आई होप आप लोगों को पूरा बढ़िया से समझ में आ रहा है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे देखते हैं। ओके, एकदम इजी से समझे, एकदम आसान से समझे, सबको तोड़ के। कोई भी सिद्धांत पढ़ने का तरीका ये है कि आप उसको पूरा तोड़ के उसके बाद पढ़ें, जहाँ तक मेरा अनुभव है आपके अनुसार। अब फिर हम देखते हैं आगे, मूल्यांकन करते हैं कैसे, इसका इवेल्युएशन इसे हम बोलते हैं। तो फर्स्ट जो फोर्थ स्टेज है उसको कैसे किया जाता है, ठीक है। फोर्थ स्टेज में अब क्या करते हैं कि दो तरीके से इसका मूल्यांकन किया जा सकता है किसी परियोजना का, जो नगद लागत जो निवेशक ने सोचा था जिसके तौर पे वो NPV का मतलब वैल्यू निकालेगा, ठीक है, उस हिसाब से अब कैसे देखिए निकलेगा। या तो NPV निकल गया है तो उसके मान के आधार पे वो देख सकता है, और या दूसरा NPV के वक्र के आधार पर उसकी जांच कर सकता है उस परियोजना का जिसका नगद प्रवाह विश्लेषण बनाया है या जिसमें निवेश करना चाहता है, ठीक है। अब NPV मान निकालने के लिए मान के आधार पर अगर करेंगे तो अगर NPV का मान, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मान, ठीक है, अगर 0 से अधिक आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब R माइनस C क्या आ रहा है, 0 से अधिक, इसका मतलब कि लाभ हो रहा है हमें। जब लाभ हो रहा है तो हमें परियोजना में निवेश करना चाहिए, इजी है। और दूसरा अगर NPV का मान 0 से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या, R माइनस C कितना है, ऋणात्मक, अर्थात कॉस्ट ज़्यादा है और आय कम मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप जो लाभ मिल रहा है वो ऋणात्मक है, तो जब लाभ नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ निवेश करेंगे, तो उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। बहुत ईजी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखिए NPV को आरेख के आधार पे, आरेख विधि द्वारा, ठीक है, तो इस स्थिति में हम क्या होगा कि आरेख बनाए, बहुत ईजी है,
आप ऐसे आरेख बनाएं, ठीक है, मतलब ग्राफ बनाएं, और फिर यहाँ पे NPV लिखें, ठीक है। अब यहाँ से एक वक्र बना है जिसको हम NPV वक्र बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे R डैश है। R डैश क्या बता रहा है? R डैश बता रहा है कि ऐसी मात्रा है जहाँ पे NPV का मान 0 है, अर्थात यहाँ पे TR इक्वल टू TC बराबर है, इट मीन्स यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, NPV का मान 0 है और R मतलब R का वह मान है। लेकिन अगर R से, इसका मतलब ये है, ये बताने का ये प्रयास कर रहा है कि अगर R इससे कम होगा तो परियोजना में निवेश होगा, अगर इससे अधिक होगा तो परियोजना में निवेश नहीं होगा, क्योंकि R अगर इससे कम होगा तो जो प्रतिफल आएगा, जो NPV का मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा, 0 से अधिक आएगा तो इसलिए तो उसमें लाभ हो रहा है, अर्थात हम निवेश करेंगे। अगर इसका मान, अगर R का मान अधिक है इससे, तो NPV का मान क्या होगा, कम आएगा, 0 से भी कम आएगा। इन दैट केस कि हमें ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त होगी लाभ के रूप में, तो इस परियोजना में निवेश नहीं करेंगे। अब देखिए, आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसको इसी से हम समझा रहे हैं कि अगर तुलनात्मक अध्ययन करना हो तुलना के रूप में तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि तुलनात्मक अगर अध्ययन करना हो, दो परियोजनाएं हैं, तो हम किस परियोजना को प्रीफर करेंगे। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे कि NPV यहाँ पे भी है, NPV यहाँ पे भी लेंगे, और फिर यहाँ पे दो रेखा, अर्थात जिसे हम बोलते हैं NPV वक्र बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम खींचेंगे, ठीक है। इन दैट केस कि अगर मान लीजिए दो परियोजनाएं हैं A और B, तो अगर इस स्थिति में देखें कि जो जिसमें NPV का मान अधिक होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो अब इस स्थिति में अगर देखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब लाभ, तो इसमें लाभ अधिक होगा तो उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे NPV इज लेस देन NPV-A, ठीक है। अब इन दैट केस कौन सा सेलेक्ट किया जाएगा, NPV-A वाला सबसे अधिक लाभ है, तो परियोजना A को क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत ही इजी रूप में हमने इसको समझाया है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ठीक है। उसमें भी कुछ नहीं है, बहुत ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड दूसरा है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में क्या होता है, जिसे हम आंतरिक प्रतिफल की दर विधि भी बोलते हैं, IRR को आंतरिक प्रतिफल की दर विधि भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो इसमें निवेश क्यों होता है, ये सुरक्षात्मक दृष्टिकोण पे आधारित होता है। तो जो बंदा निवेश किया है, निवेशक निवेश किया, वो चाह रहा है कि जो निवेश पैसा किया वो जल्दी से निकल जाए, क्योंकि वो उसने उधार लेके किया है, चाहे बैंक से लिया हो चाहे किसी से भी लिया हो, चाहे सरकार, मोदी सरकार इसमें दे रही है ना सब्सिडी पे, तो सब्सिडी पे लेने की कोशिश किया हो, लेकिन फिर भी तो उसको देना पड़ेगा, कुछ पैसा देना है, तो उसको कवर करने का ये प्रयास करेगा। इसीलिए क्या करेगा कि जल्दी से अपनी जो निवेशित पूंजी है, प्रारंभिक जो निवेशित पूंजी है, उसको कम करने का प्रयास करेगा। जब कम करने का प्रयास करेगा तो ये होता क्या है कि वो अपने जोखिम को कम से कम करना चाहता है, क्योंकि उसने कर्जा लिया है तो जोखिम को कम से कम करना चाहता है, ठीक है। लाभ के बजाय सबसे पहले वो जोखिम को कम करना चाहता है। बस इसी को हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे लाभ से मतलब नहीं है, केवल हमें जो आंतरिक पूंजी है, इसीलिए तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड बोलते हैं कि जो आंतरिक पूंजी पे प्रतिफल कितना है, हमें उसको आंतरिक पूंजी के कॉस्ट को कवर करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं अब ये कैसे होता है, ठीक है। IRR इक्वल टू क्या होता है, IRR इक्वल टू पूरी चीजें वही है, पूरा प्रोसेस जो है वही है, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई। अब चलिए हम इसको इस इमेज के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि इसमें कोई चेंज नहीं है, अर्थात NPV से ज़्यादा चेंज नहीं है। बस यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बट्टी की दर में जिस प्रकार से हम बट्टे में, अर्थात अगर आप ध्यान से देखें तो जो डिनोमिनेटर है उसके जगह पे जो N+R था, तो यहाँ पे केवल जो यहाँ पे 1+R था, यहाँ पे 1+I है। तो इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं कि समेसन ऑफ RT अर्थात IRR इक्वल टू समेसन ऑफ RT अपान 1+I पे पावर T माइनस समेसन ऑफ CT अपान 1+I पे पावर T इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब जाहिर सी बात है, जब हम RT में से या R में से अगर हम C को घटाते हैं, अर्थात आगम में से कास्ट को अगर या लागत को घटाते हैं और उसका मान अगर 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो चूँकि ये दोनों का जो अंतर होता है वो लाभ को बताता है, अर्थात तो जब ये लाभ को बताता है तो यहाँ पे NPV का जब देखिएगा तो R और C के बीच का जब अंतर 0 हो जाता है, अर्थात कोई अंतर नहीं रहता, तो NPV का मान कितना होता है, NPV का मान 0 होता है। हमने इसके पहले देखा है,
क्योंकि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है तो किसका वैल्यू, वो लाभ का वैल्यू है, ठीक है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो आई इज आल्सो इक्वल टू आर, आई आर के बराबर है, लेकिन आई उस आर के बराबर है जब एनपीवी का मान 0 है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि अगर प्रारंभिक जो लागत है, प्रारंभिक जो निवेशित पूंजी जिसे इस्टेब्लिशमेंट कास्ट या स्थापना लागत बोलते हैं, अगर इसको शामिल कर लिया जाए तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें से जो हमारा समीकरण बना है आर टी माइनस सी टी, उसके साथ जो समीकरण है उसमें से हम क्या करेंगे, जो इस्टेब्लिशमेंट कास्ट या प्रारंभिक पूंजी है उसको हम घटा देंगे। जैसे ही घटाते हैं और फिर इक्वल टू तो 0 है, क्योंकि हमें 0 इसलिए करना है, देखिए इसका जो निवेश है इसमें हम क्यों करते हैं, इसका इस विधि से मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि जब कोई कर्ज लिया हो, हमने देखा है उसको जल्दी से जल्दी जो इस्टेब्लिशमेंट जो पैसा लगा है, मान लीजिए कर्ज लेके तो इस्टेब्लिश किया है, तो उसको जल्दी से जल्दी इस्टेब्लिशमेंट कास्ट को क्या करना है, कवर करना है। तो कौन ऐसी परियोजना में वो निवेश करे जिसमें जल्दी से कवर हो जाए, उसी को वो प्रीफर करेगा। उस दृष्टिकोण से हम इसकी जांच करेंगे। तो अगर प्रारंभिक पूंजी निवेश जब शामिल है तो इसमें हम बस माइनस C0 कर देंगे और इक्वल टू 0 है, चूँकि 0 करना है तो जैसे ही C0 को हम देखिए इक्वल टू के दाहिने पक्ष में करते हैं, राइट हैंड साइड में करते हैं, तो हमें मान निकल जाता है। तो C0 इक्वल टू क्या हो जाता है, वही RT माइनस CT अपान में 1 प्लस आई पे पावर टी। हमें RT माइनस CT का मान क्या होना चाहिए, C0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। हमें इससे ये पता लगता है। आप इसको वक्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर आप इसको आरेख विधि से या वक्र की विधि से अगर देखें तो यहाँ पे देखिए जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे आर लिया गया है और वाई एक्सिस पे एनपीवी लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एनपीवी वक्र है और देखिए जहाँ पे आर 0 है, जहाँ पे एनपीवी का मान 0 है, वहाँ पे इक्वल टू आई है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं। हम देखते हैं इसका अवलोकन करेंगे, अर्थात इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। जैसे हम एनपीवी का करते थे उसी प्रकार से करेंगे कि अगर जो आर का मान जो आर का मान है, ब्याज दर का मान अगर आई से कम होगा तो उस परियोजना में, चूँकि देखिए अगर आई का मान अर्थात इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में अगर आई का मान कम है, अधिक है आर से, तो इसका मतलब है कि ब्याज दर कम है। तो जब ब्याज दर कम है तो लाभ ज़्यादा मिल रहा है, तो जल्दी से जल्दी इस्टेब्लिशमेंट कास्ट कवर हो जाएगा। और दूसरा अगर बस इसके विपरीत हो, अगर आर का मान ज़्यादा हो तो लाभ कम मिलेगा, एनपीवी का मान कम होगा, तो उस समय आपको लाभ नहीं मिलेगा, ज़्यादा ऋणात्मक आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आय है, जो आपने सब्सिडी लिया या कर्ज लिया, वो खतरे में है, जोखिम खतरे में है। तो आपको इस जगह पे निवेश इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। बस यही था। अब हम आगे देखते हैं। सामाजिक लागत लाभ की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ें हमें बस यही देखना है, सामाजिक लागत लाभ। क्योंकि हमने बताया था कि जो निजी लागत लाभ विश्लेषण है, ठीक है, जो निजी लागत लाभ विश्लेषण है उसमें अगर हम कुछ चीज़ें जोड़ दें तो वो सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण बन जाता है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें हम जोड़ेंगे। बस कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहले हम देखेंगे कि लागतों एवं लाभों के आकलन में समायोजन, ठीक है। इट मीन्स वाट की जो कास्ट और बेनिफिट मिल रहा है उसको हम बैलेंस करते हैं, उसके जो परीक्षण है, मतलब जब उसका आकलन करते हैं, ठीक है, अनुमान लगाते हैं। इट मीन्स वी हैव टू से इन इंग्लिश की कास्ट एंड बेनिफिट बैलेंस एस्टिमेशन बिटवीन कास्ट एंड बेनिफिट, ठीक है, बैलेंस एस्टिमेशन बिटवीन कास्ट एंड बेनिफिट। तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि आकलन मतलब एस्टिमेशन आप कर सकते हैं, समायोजन को बैलेंस कर सकते हैं, लागत और लाभ को कास्ट एंड प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दैट केस हम आकलन, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि जो निजी लागत लाभ विश्लेषण हमने देखा है उसमें क्या होता है कि निवेशक प्रॉफिट को अधिक करना चाहता है। इन दैट केस जब प्रॉफिट को अधिक करना चाहता है तो केवल चाहता है कि रेवेन्यू अधिक हो और लागत उसकी कम हो, लेकिन उसके और किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है कि उससे, जो आप जानते हैं कि मार्जिनल सोशल कास्ट है वो डेंजरस होता है, ठीक है। तो उसमें वो ध्यान नहीं देता है मार्जिनल सोशल को, केवल प्राइवेट कास्ट को ही कवर करता है। लेकिन जो ये सारी चीज़ें हैं अर्थात जो गवर्नमेंट प्लान करती है उसी में मुख्य रूप से उसी में सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण को ध्यान में लिया जाता है, इसी के तौर पे उसको जांच किया जाता है, जांच का आधार बनाया जाता है। तो अब हम देखते हैं इसमें कि जो अगर हम सामाजिक लागत लाभ में क्या बोल रहा है कि लागत एवं लाभों के आकलन में संयोजन, अर्थात जो आकलन का दृष्टिकोण, आकलन का जो तरीका है उसमें हम संयोजन करेंगे कि हम उसमें सोशल वेलफेयर को अधिक करना चाहेंगे, ना कि
लागत और ना कि लाभ को, ठीक है। जिसमें सोशल वेलफेयर अधिक, इसका मतलब क्या है, उसमें रोजगार अधिक हो, उससे आय की विषमता कम हो रही हो, ठीक है, उससे लोगों के जीवन के स्तर में सुधार हो रहा हो, इन दैट केस बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं कि जो लागत है और जो आगम है, लागत है और लाभ है, ठीक है, उसके आकलन में समायोजन, उसके आकलन के दृष्टिकोण में समायोजन मतलब समझौता या बैलेंसिंग, ठीक है। लागत एवं लाभ के आकलन के दृष्टिकोण में, अर्थात जिस दृष्टिकोण से हम उसका आकलन कर रहे थे निजी लागत लाभ विश्लेषण में, उस दृष्टिकोण से हम नहीं देखेंगे, इसमें सोशल वेलफेयर के दृष्टिकोण से हम देखेंगे, और इसीलिए हम इसमें छाया कीमत शैडो प्राइस का सहारा लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण होगा कि सोशल वेलफेयर अधिक हो, बस यही है इसमें। तीसरा है कि बट्टे की दर में समायोजन, बट्टे की दर में समायोजन। तो बट्टे की दर में समायोजन मतलब ये है कि बट्टा जो हम करते हैं, अर्थात जो डिनोमिनेटर लेते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से डिनोमिनेटर को हम आर के रूप में, जिस प्रकार से हम लिखते हैं, आर लिखते हैं ना, आर का बट्टा करते हैं, आर टी, आप हमने बताया था कि आर टी अपान 1+R पर टी लिखा, हमने आपको फार्मूला बताया था रेवेन्यू का, तो हम उसमें बट्टा क्या किए हैं, आर किए हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो देखना है, जो 10 साल पहले की जो वैल्यू थी वो हमें आज देखना है, तो इसके लिए हम ब्याज दर को आधार बना के हम उसको देख रहे थे, निजी मतलब प्राइवेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। लेकिन इसमें हम बट्टे की दर में हमें चूंकि लाभ को अधिकतम नहीं करना है, सोशल वेलफेयर को अधिकतम करना है, तो हम पूंजी की अवसर लागत को बट्टा करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, पूंजी का अवसर लागत, वह देखिए, कोई किसी पूंजी का अवसर लागत वह लागत है जो उसी व्यवसाय में बनाने के लिए, अर्थात जो काम कर रहा है उसी में बनाए रखने के लिए कम से कम उतना पैसा देना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो किसी दूसरे जगह पे वो साधन चला जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आया तो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करें, या एक दो बार और देखें तो आपको समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम।